नमस्कार साथियों। आज हम राजनीति विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे और राजनीति विज्ञान के प्रत्येक शोधार्थी के लिए ये अनिवार्य है कि वह राजनीति विज्ञान विषय या अनुशासन के मूल शब्दों का सही अर्थ जाने। ऐसे तो विकासशील और पिछड़े हुए देशों में बहुत से लोग और विद्वान अपने आप को राजनीति विज्ञान के शोधार्थी, अध्येता अथवा विश्वविख्यात राजनीति शास्त्री मानते हैं। यद्यपि ऐसा ऐसा होता नहीं है और ना ही वो होते हैं। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में विकासशील देश या भारत जैसे देशों के राजनीति शास्त्रियों का अधिक नाम होता, लेकिन उनका नाम विषय में योगदान की अपेक्षा जुगाड़ प्रणाली या प्रभुत्व अपने कुछ लोगों के द्वारा अपने आप को हेजेमनी के रूप में स्थापित करने का निरर्थक और देश को पीछे की ओर ले जाने वाला प्रयास नहीं किया गया होता जो भी चल रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति विज्ञान या भारत में राजनीति विज्ञान अनुशासन को विकसित करने में अपना अविस्मरणीय योगदान बियॉन्ड द सिस्टम जाकर दिया है। और इसी क्रम में आज हम राजनीति विज्ञान के शब्दार्थ का पहला व्याख्यान शुरू कर रहे हैं। आगामी सभी व्याख्यान जो मेरी डॉक्टर के.सी. सामोता यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें एक प्लेलिस्ट का नोमेनक्लेचर होगा टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की शब्दावलियाँ अथवा राजनीति विज्ञान के शब्दार्थ, जिसे आप एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं। जहाँ राजनीति विज्ञान के छोटे छोटे जो टर्म हैं अपने इस डिसिप्लिन के इंटरनेशनल लेवल पर, उन टर्म्स के बारे में हम परिचर्चा करेंगे जो निसंदेह पॉलिटिकल साइंस से 10+2 अथवा ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी या मास्टर ऑफ फिलोसॉफी अथवा डीलेट अथवा पोस्ट डॉक्ट करने वाले सभी शोधार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन सरल परंतु आधारभूत ज्ञान के रूप में सिद्ध होगा। तो राजनीति विज्ञान के शब्दार्थ की इस श्रृंखला में सबसे पहले मैंने 3 टर्म यूज किए हैं। बेसिकली ये जनरल टर्म है, लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस के रूप में इन टर्म का यूज किया जाता है और मीनिंग पूछा जाता है तो डे टू डे मैटर में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दैनिक रूप से इन शब्दों का प्रयोग करना और राजनीति विज्ञान में इन शब्दों का प्रयोग करना अपने आप में एक विचित्र और अलग ही महत्व रखता है कि आप जिन टर्म का यूज कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, दे हैव डिफरेंट मीनिंग ऑफ द यूज्ड टर्म बाय यू। जो शब्द आपने यूज किया है, प्रयुक्त किया है, उससे अलग उनका अर्थ होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज ए कंट्री, देश क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑफ नेशन, राष्ट्र शब्द से आप क्या समझते हैं। और व्हाट इज द टर्म ऑफ स्टेट, और राज्य शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इन शब्दों पर हम परिचर्चा करें। सबसे पहले देश शब्द पर हम परिचर्चा कर रहे हैं कि देश क्या होता है। जब हम कंट्री के बारे में बात करते हैं, किसी देश के बारे में बात करते हैं, तो देश हमारे विचार में ये आता है, देश जैसे बहुत से देश होते हैं और इन देशों का मतलब है जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि भारत और जैसे कि अमेरिका, ये देश हैं। परंतु सामान्य शब्दावली के आधार पर इनको आप देश कह सकते हैं। देश मुख्य रूप से उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जिसको हम पैट्रियार्की भी कहते हैं, कि हर देश के नागरिक, हर देश के सिटीजन, हर देश के निवासी अपने देश से अथाह प्रेम करते हैं और वे उस देश के निवासी या लोग जो अपनी ज़मीन से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जैसे संस्कृत में कहा भी गया है, जननी और जन्मभूमि, जन्म देने वाली माता और जिस जन्मभूमि पर हम जन्म लेते हैं, उनमें जननी से बड़ा जन्मभूमि को बताया गया है।
तो जन्मभूमि जिस जमीन पर हम रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खर्ची करते हैं, अपना जीवन फलता फूलता है, जिन जंगलों में हम रहते हैं, जो जल हम पीते हैं, जिस जमीन पर हम खेती करते हैं, ये सब उसी को देश के रूप में डिफाइन करते हैं। अगर देश के रूप में हम पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया की बात करें तो पश्चिमी दुनिया में इस देश के संदर्भ में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कब पश्चिमी दुनिया में जब हम बात करते हैं तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। और इस ईसा पूर्व में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहली बार या सर्वप्रथम राजनीतिक दर्शन के पितामह, जिसको आप जानते होंगे कौन है राजनीतिक दर्शन के पितामह, प्लेटो। प्लेटो जिसे पॉलिटिकल फादर और पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहा जाता है, उस प्लेटो के द्वारा एक टर्म का यूज किया गया। क्या टर्म था वो? निसंदेह आपको नहीं मालूम होगा। वह टर्म था रिपब्लिक। रिपब्लिक जिसे आप गणतंत्र कहते हैं, वह रिपब्लिक जो फ्रेंच में रिपब्लिका के नाम से जाना जाता है, और वह रिपब्लिक वर्ड जो हमारे कंट्री के नाम से पहले यूज किया। यदि आपने कोई पासपोर्ट बनाया हुआ आपके पास हो तो पासपोर्ट के कवर पेज पर आप देखना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतंत्र भारत के नाम से इसका नोमेनक्लेचर है। तो क्या हर देश गणतंत्र देश होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अनुसार रिपब्लिक वही कंट्री हो सकता है, वही देश हो सकता है जिसका हेड ऑफ द नेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टेड होता है। लाइक भारत इज ए रिपब्लिक, इंडिया इज ए रिपब्लिक, बट यूनाइटेड किंगडम इज नॉट ए रिपब्लिक। वाई? ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है बिकॉज द हेड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम वाज हेरिडिटी। वह आनुवांशिक रूप से राष्ट्र का मालिक होता है। ही वॉज नॉट इलेक्टेड, वह निर्वाचित नहीं होता था, और ही इज नॉट इलेक्टेड, वह निर्वाचित नहीं है। सो यूनाइटेड किंगडम कॉल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, उसे हम एक संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं, जहां राजा आनुवांशिक रूप से हेड ऑफ द नेशन लाइक हेड ऑफ द स्टेट, लाइक हेड ऑफ द कंट्री यूनाइटेड किंगडम, तो वह रिपब्लिका है। तो रिपब्लिक ऐसे ही जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत देश के संदर्भ में इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, ये आपको बेखूबी ध्यान होना चाहिए। लिच्छवी गणराज्य और वज्जी गणराज्य, जिनका नाम आपने सुना होगा, तो इनको गणराज्य या प्राचीन गणतंत्र कहती थी। ये जो महाजनपद काल आपने पढ़ा हो, जब जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में जनपद व्यवस्था के बारे में हम परिचर्चा करते हैं, तो महाजनपद काल में हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों का बौद्ध धर्म के ग्रंथ अगुतर महानिकाय और जैन धर्म के ग्रंथ दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऐसा ही एक प्रसिद्ध महाजनपद था जिसके बारे में आपको जरूर पता होगा, और उस महाजनपद का नाम था मगध। मगध महाजनपद किस लिए आपको पता होगा? यहाँ के राजा थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक महान पंडित हुए, विद्वान हुए, जिनका नाम था कौटिल्य। डेफिनेटली आपको पता होगा। और कौटिल्य ने तक्षशिला से शिक्षा अर्जित की थी। तक्षशिला उस समय शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। नालंदा और तक्षशिला और कुमारशिला, दक्षिण भारत, 3 ऐसे बड़े वैश्विक शिक्षा के केंद्र थे जहां दुनिया भर के विद्वान शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आते थे, जिसमें चीन के यात्री फाहियान का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो तक्षशिला से प्राप्त करने वाले विष्णुगुप्त चाणक्य उर्फ कौटिल्य के द्वारा एक महान पुस्तक का लेखन कार्य किया गया, और उस महान पुस्तक का नाम क्या है मित्रों? उस महान पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स नहीं कह के अर्थशास्त्र कहा जाता है। और जैसा इसका नोमेनक्लेचर है उसके ठीक विपरीत यह पुस्तक मॉडर्न इकोनॉमिक्स नहीं थी, अपितु इस पुस्तक को दूसरे उपनाम से भी जाना जाता है। तो
कौटिल्य की अर्थशास्त्र का दूसरा उपनाम क्या था? दंड नीति। और इसीलिए अर्थशास्त्र की जो विशेष सामग्री है वह विशेष सामग्री थी किसके बारे में? शासन और कूटनीति पर। इसका मतलब है कि जो राजनीति होती है उसके बारे में, राजनीति एवं किसके बारे में? शासन कला के बारे में। शासन कला के बारे में इससे इस पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है साथियों। तो आप सोच सकते हैं कि इस समय भारतीय राजनीतिक चिंतन में जिसको आप देश कहते हो उसको महाजनपद या गणराज्य के नाम से भी जाना जाता था। अब हम इस पर विचार करते हैं कि देश जिस टर्म का यूज किया गया है उसके लिए समय समय पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसे इंग्लिश में कंट्री कहते हैं, और उस देश के लोगों को कंट्री मैन, देशज, देश के लोग के नाम से जाना जाता है। और इसको और अधिक आप आसान या सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो भूमिपुत्र की अवधारणा विद इन इंडिया, भारत में भूमिपुत्र की अवधारणा के माध्यम से इसको आप और गहराई से समझ सकते हैं, जो कि देश को पैट्रियार्की या हम कह सकते हैं पेट्रोनिज्म, पितृवाद के रूप में स्थापित करती है। तो इसे कहते हैं देश। तो देश, कंट्री इज ए डिफरेंट टर्म रेदर देन नेशन एंड रेदर देन स्टेट। अब हम दूसरे शब्द पर आते हैं, और दूसरा शब्द क्या था? दूसरा शब्द है राष्ट्र। जो शब्द से ही आपको ऐसा लगता होगा, क्योंकि भारत में विशेष रूप से ऐसा संकट की स्थिति चल रही है कि जिसको आप नेशन कह रहे हो उसको किस प्रकार से आप डिफाइन करो कि वह राष्ट्र, राज्य के रूप में स्थापित हो जाए। तो ये जो थोड़ा सा टेक्निकल एरर है इसमें, जिसको आप नेशन कहते हो वह राष्ट्र है। राष्ट्र बेसिकली कैसा शब्द है? राष्ट्र जो ये अभिव्यक्त करता है कि उस देश के निवासी उस अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देश एक भौगोलिक इकाई अधिक होता है बजाय सांस्कृतिक इकाई से। देश के लोग उस जमीन से अधिक प्रेम करते हैं बजाय अपने देश के लोगों से। लेकिन जिसको आप राष्ट्र वर्ड का यूज करते हैं, नेशन शब्द का यूज करते हैं, तो वह नेशन शब्द क्या है? वह नेशन शब्द उस देश के लोगों की साइकोलॉजिकल और उस देश के लोगों की कल्चरल एस्पेक्ट को डिफाइन करता है। इसका मतलब है कि राष्ट्र एक कल्चरल यूनिट होती है। हालांकि नेशन और नेशनलिज्म पर मैंने विस्तार से व्याख्यान दिया, उसमें आप अलग समझ सकते हो पैतृवाद और राष्ट्रवाद, जो कि एंड्रयू हैविड की पुस्तक से विस्तार से आपके सामने रखा गया है, और वहाँ नेशनलिज्म के बारे में मैंने डिफाइन किया है। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। इसका मतलब है देश से थोड़ा सा ये क्या है? विस्तृत स्वरूप है। इसका मतलब है राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। सांस्कृतिक इकाई। सांस्कृतिक इकाई कैसे? उस देश के लोग भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, नस्ल के आधार पर और नरजातीयता के आधार पर एक दूसरे से क्या रखते हैं? घनिष्ठ संबंध रखते हैं या गहराई से जुड़े होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। और ऐसी भावना को क्या कहते हैं? ऐसी भावना राष्ट्रवाद के नाम से जानी जाती है। अब देश और राष्ट्र में अंतर है कि राष्ट्र होने का मतलब है उस देश के लोग उस देश से अथाह प्रेम करते हैं, उस देश के लोगों से अथाह प्रेम करते हैं, और इस प्रेम का कोई स्पेसिफिक बेस होता है, आधार होता है। देश का कोई आधार नहीं है, परंतु यहाँ राष्ट्र का एक आधार होता है। क्षेत्र है, भाषा है, संस्कृति है, शैली है, धर्म है, नरजातीयता है, एथनिसिटी, एनी काइंड, टाइप्स ऑफ काइंड्स। तो इसका मतलब कोई भी एक प्रकार इसका क्या बेस होता है, और उसी बेस पर नेशनलिज्म को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि फ्रांस और फ्रेंच लैंग्वेज, भाषा के आधार पर फ्रांस का राष्ट्रवाद, जर्मनी और जर्मन भाषा के आधार पर जर्मन का राष्ट्रवाद, जो वी कैन से दैट
that the country has hold the extreme इमोशंस ऑफ नेशनलिज्म। वो दोनों ही राष्ट्र, बोथ नेशंस क्या करते हैं, राष्ट्रवाद की भावना की एक्सट्रीम पावर को यूज करते हैं। इट मीन्स फ्रेंच एंड जर्मन बोथ आर सिंबल ऑफ द एक्सट्रीम पावर ऑफ नेशनलिज्म एंड द एक्सट्रीम नेशनलिज्म। वो उच्चतम राष्ट्रवाद के क्या है, प्रतीक हैं या सिंबल हैं। और what is the major base of their nationalism? Language is the major base. How जर्मनी भाषा से और जर्मन लैंग्वेज से, जर्मनी और जो फ्रांस से फ्रेंच लैंग्वेज से अथाह प्रेम करता है, ऐसी ही राष्ट्रवाद की भावना भारत में उत्पन्न हुई है। हालांकि नेशनलिज्म एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस व्याख्यान में हम उसको शामिल नहीं करेंगे। नया जो राजनीति विज्ञान का शब्दार्थ होगा उसमें शामिल करेंगे। यहाँ हम सिर्फ राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्र पहले बनता है या देश पहले बनता है, राज्य पहले बनता है। राष्ट्रवाद और राष्ट्र जो है वह पहली बार टर्म 12वीं शताब्दी में यूज किया गया और ये 18वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ, जिसे नेशनलिज्म के नाम से जाना जाता है। अब जो तीसरा मुख्य टर्म है वह टर्म है स्टेट, जो आपको बड़ा ही अच्छा लगता है, राज्य। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टेट इन इंडिया, क्या भारत राज्य है या राजस्थान राज्य है या पंजाब राज्य है या तमिलनाडु राज्य है? इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? आप राज्य से क्या समझते हैं? स्टेट मीन्स अकॉर्डिंग टू गार्नर हु वाज द पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन यूरोप, जो यूरोपीय महाद्वीप कॉन्टिनेंटल है उसके राजनीति वैज्ञानिक, किसका नाम आपने जरूर सुना होगा अगर राजनीति विज्ञान पढ़ा है, उस विद्वान का नाम है आरजे गार्नर। मैं यहाँ गार्नर लिख रहा हूँ। और गार्नर ने सबसे पहली बार किसको डिफाइन किया? राज्य की परिभाषा दी कि राज्य क्या है, ये पहली बार किसने कहा? गार्नर ने बताया। तो गार्नर के अनुसार राज्य की डेफिनेशंस क्या है? एज यू नो, जैसा आप जानते हो, गार्नर सेज दैट स्टेट इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच हैव 4 एलिमेंट्स। इसका मतलब है, गार्नर कहते हैं कि राज्य का मतलब है, राज्य क्या होता है? सबसे पहले स्टेट इज ए पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक संगठन होता है, राजनीतिक संगठन होता है, ये गार्नर का कहना है। क्या हर कोई राजनीतिक संगठन राज्य होता है? नहीं। गार्नर कहते हैं कि ऐसा राजनीतिक संगठन जिसके पास 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। 4 अनिवार्य तत्व कौन से होते हैं आप जरूर जानते होंगे प्रतिभागियों और साथियों। 4 तत्वों में सबसे पहला तत्व है जनसंख्या, अर्थात लोगों के बिना राज्य नहीं हो सकता। दूसरा तत्व क्या है? सरकार, अर्थात लोग मिलकर एक सरकार का गठन करते हैं जो लोगों की शासन व्यवस्था चलाती है। तीसरा तत्व क्या है? भूभाग, जिसको आप जमीन या राज्य का क्षेत्रफल कह सकते हैं। क्षेत्रफल के बिना राज्य की परिसीमा नहीं होती। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है जो आप जरूर जानते होंगे, इस तत्व का नाम है संप्रभुता या प्रभुता। इसका मतलब है राज्य की सर्वोच्च शक्ति। तो राज्य, कोई भी राज्य कैसे होगा? बिना सर्वोच्च शक्ति के राज्य हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? राज्य की सर्वोच्च शक्ति कहते हैं, जिसको सॉवरेंटी कहा जाता है इंग्लिश में। So we can say that sovereignty is the essential and most important elements of the political organization which known as a state। तो अब आप समझ रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य राजस्थान नहीं है, वह यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों के संघ की एक इकाई है जिसे बेल्जियम में रीजन कहते हैं। अब आप कहते हैं कि जैसे राजस्थान को भाषा में जो प्रांत है उसको राज्य हम कह रहे हैं सामान्य भाषा में, पॉलिटिकल साइंस की नज़र में राजस्थान इज नॉट ए स्टेट, राजस्थान इज ए एंटिटी, और हम कह सकते हैं कि वह भारत संघ की एक इकाई है। और ऐसे जैसे भारत में किसी
तमिलनाडु या राजस्थान या असम को राज्य कहते हैं, ऐसे ही बेल्जियम में क्या कहते हैं? कौन से देश का उदाहरण मैंने दिया साथियों? मैंने उदाहरण दिया यूरोप का एक देश, और इस देश का नाम क्या है? इस देश का बड़ा ही सुनहरा नाम है बेल्जियम। और बेल्जियम में जैसे हम भारत में राजस्थान को राज्य कहते हैं, ऐसे बेल्जियम के किसी राज्य को या इकाई को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों क्षेत्र के नाम से उसको जाना जाता है। क्षेत्र हम यहाँ अलग इकाई है तो क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही कनाडा में, ऐसे ही जर्मनी में, और ऐसे ही अलग अलग, कनाडा में इसको प्रोविंस कहते हैं। तो अलग अलग राष्ट्र राज्यों में उनकी इकाइयों को अलग अलग नोमेनक्लेचर से जाना जाता है। तो हमने समझा कि राज्य वह नहीं है जो आप सोचते हैं। राज्य वह है जिस राजनीतिक संगठन के पास 4 तत्व होते हैं। कौन से 4 तत्व होते हैं? नंबर 1 जनसंख्या, भारत के पास जनसंख्या है। नंबर 2 सरकार, इसे भारत सरकार कहते हैं। भारत का भूभाग या क्षेत्रफल, भारत की जमीन, और भारत सरकार की संप्रभुता, भारत राज्य की सर्वोच्च शक्ति जो उसे आंतरिक रूप से भी सर्वोच्च बनाती है और बाह्य नियंत्रण से भी सर्वोच्च बनाती है। संप्रभुता पर हम विस्तार से विवेचना करेंगे। तो यहाँ राज्य का मतलब वो नहीं है जो सामान्य रूप से लिया जाता है। राज्य वह राजनीतिक संगठन है जिसके पास 4 तत्व होते हैं, उसी ही राज्य कहा जा सकता है। अब हमने 3 टर्म आज समझे हैं, उनका अर्थ समझा है। पहला कंट्री, जिसको आप देश कहते हो। दूसरा नेशन, जिसको राष्ट्र कहा जाता है। और तीसरा राज्य, जिसको पॉलिटिकल साइंस में स्टेट कहा जाता है। तो अब जो नवीन शब्दावली से बनती है वो बनती है नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। इस राज्य के लिए सबसे पहले अगर विस्तार से हम बात करें तो 5वीं शताब्दी पूर्व की मैंने बात कही कि रिपब्लिका वर्ड का यूज किया गया। किसने इस वर्ड का यूज किया गया? हु वाज द फर्स्ट थिंकर्स which used the term of republica for the state? By Plato. Plato was the father of political philosophy. तो रिपब्लिका शब्द का यूज प्लेटो ने किया, और प्लेटो के इसी रिपब्लिका शब्द का यूज बाद में किसने किया? डेफिनेटली आपको पता होगा साथियों, अगर आप राजनीति विज्ञान गहनता से पढ़ते हैं और रुचि रखकर पढ़ते हैं, तो ऐसे ही रिपब्लिका शब्द का प्रयोग लगभग 1000 सालों के बाद, इट मीन्स आफ्टर 1000 ईयर्स, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि लगभग ये कहा जाए कि 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा यूज किया गया? 16वीं शताब्दी में इस शब्द का यूज किया फ्रांसीसी दार्शनिक विचारक जिन्होंने रिपब्लिका पुस्तक भी लिखी है, और उस विचारक का नाम है जीन बोंदा। तो हुआ जीन बोंदा। जीन बोंदा वाज द फाउंडर फादर ऑफ सॉवरेंटी एज ए रिलीजियस सॉवरेंटी। जीन बोंदा स्टेट्स दैट सॉवरेंटी हैव इमर्ज्ड इन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। जीन बोंदा का यह कहना है कि जो प्रभुसत्ता है वह प्रभुसत्ता फ्रांस के धार्मिक युद्धों से जन्म लेती है। तो युद्ध, इसका मतलब है जैसे हम कहते हैं युद्ध होगा शांति होगी, वार एंड पीस बोथ आर इंटर रिलेटेड टर्म। युद्ध और शांति एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, कब हुआ? 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। उसके बाद कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना? लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ बना। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, कब हुआ? 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड ग्रेट वर्ल्ड वार हुआ। और आफ्टर दिस सेकेंड वर्ल्ड वार ए न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव एस्टैब्लिश्ड, विच नेम इज, उसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र और संघ, इसमें भी किसका यूज किया गया है? नेशन वर्ड का यूज किया गया है। इट मीन्स यूएनओ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द मैनी नेशंस। राष्ट्रों का संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके सदस्य नेशंस होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन ऐसे नेशंस नेशन स्टेट होते हैं, राष्ट्र राज्य होते हैं।
तो राज्य इसके जो इकाई है वो स्टेट है, और इस स्टेट में नेशनलिज्म की भावना है, इसलिए इसको नेशन स्टेट कहा जाता है। तो जीन बोंदा के द्वारा इस रिपब्लिका शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी में किया गया। और अब मैं कहूं कि वर्तमान में 21वीं 21st सेंचुरी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिका? रिपब्लिका मीन्स आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड ए स्टेट which head of the nation, if elected in direct manner or indirect manner, it means that nation is a republic. इसका मतलब वह राष्ट्र एक गणतंत्र है। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारतीय गणतंत्र है। ब्रिटेन इज नॉट ए रिपब्लिक, ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है। परंतु पॉलिटिकल साइंस से बियॉन्ड जाकर भी हमें थोड़ा सा स्टडी करें तो रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, उन्होंने भी अपने देश के नाम के आगे किसका यूज किया गया है? रिपब्लिक का यूज किया है, भले ही उनका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, गणतंत्र के लिए अच्छा हो या नहीं हो। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, गणतंत्र और लोकतंत्र में भी अंतर होता है, उस पर भी हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे, जो कि अपने नवीन व्याख्यान होंगे, उसमें विस्तार से परिचर्चा की जाएगी। अब ऐसे ही स्टेट की हम बात करें तो पहली बार इस स्टेट वर्ड का यूज किसने किया? तो सबसे पुराने समय में हम अगर जाने की कोशिश करें तो इसी समय समानांतर बिफोर 5th BC 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसे रिपब्लिका कहा गया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक विद्वान ने इसका यूज किया, और उस विद्वान का नाम क्या है? तो उस विद्वान का नाम है अरिस्टोटल। हु वाज अरिस्टोटल? अरिस्टोटल कौन था? अरिस्टोटल वाज फाउंडर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अपने विषय का वह क्या था? अपने विषय का वह जनक था, पिता था। तो अरिस्टोटल के द्वारा क्या या कौन से टर्म का यूज किया गया? एज यू नो, अरिस्टोटल ने 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। 3 शब्द कौन से थे? पहला शब्द, तीनों ही शब्द किस भाषा के थे? यूनानी भाषा के थे। पहली बात, यूनानी भाषा के थे। और तीनों शब्द कौन कौन से थे? 3 शब्द थे। पहला शब्द है पॉलिस, दूसरा शब्द है पॉलिटी, और तीसरा शब्द क्या है? जैसा आप जानते हैं, तीसरा शब्द है पोलिसिया। 3 शब्द हैं, तीनों ही किस भाषा के शब्द हैं? यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतराल आपको देखने को मिलेगा कि जो लैंग्वेज है उसका थोड़ा सा अंतर हो गया, जिसमें से आपको दिखाई देता है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। और ये यूनानी भाषा, तीनों ही शब्द किस भाषा के थे? यूनानी भाषा के थे। और दूसरा सलगम बदल गया इसमें, पोलिस। तीनों ही जो शब्द थे वो यूनानी भाषा के थे। 3 शब्द कौन से थे? पहला शब्द है पोलिस, दूसरा है पोलिटी, और तीसरा है पोलिसिया। तो इनका मतलब क्या? पहली बात, पोलिस का मतलब क्या है? तो पोलिस का मतलब है, यहाँ सबसे पहले पोलिस का हम मतलब देखेंगे। पोलिस का मतलब है यूनानी नगर राज्य। इसका मतलब उस समय यूनान जिसकी राजधानी एथेंस था, छोटे छोटे नगर हुआ करते थे जिन्हें नगर राज्य, सिटी स्टेट कहा जाता था। दूसरा जो टर्म है वो टर्म क्या है? पोलिटी। पोलिटी का मतलब है ऐसे छोटे छोटे राज्यों की राज व्यवस्था। राज व्यवस्था यानी संविधान। और तीसरा जो टर्म यूज किया गया है वो तीसरा टर्म क्या था? पोलिसिया। पोलिसिया का मतलब क्या है? पोलिसिया मीन्स हम कह सकते हैं संविधान, राज व्यवस्था संचालित करने के नियम। तो यूनानी भाषा में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल के द्वारा 3 वर्ड का यूज किया गया, और ये 3 वर्ड यूनानी भाषा के थे। पहला था पोलिस, जिसका मतलब था नगर राज्य, और दूसरा शब्द है, देखिए चले जाते हैं यहाँ पर, दूसरा शब्द है पोलिटी, जिसका मतलब था राज व्यवस्था, और जो तीसरा शब्द है पोलिसिया, उसका मतलब है राज व्यवस्था को चलाने वाले नियम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो पहली बार संविधान या रूल ऑफ लॉ की बात भी किसके द्वारा कही गई? ये बात अरिस्टोटल के द्वारा ही कही गई है। 3 टर्म यूज किए गए। ऐसा ही जब हम इतिहास देखते हैं, जब पहली शताब्दी में पहुंचते हैं, रोमन साम्राज्यों की हम परिचर्चा कर रहे हैं, और रोमन साम्राज्य में
इस शब्द के लिए, स्टेट के लिए किस शब्द का यूज किया गया? पहली बात, कौन से साम्राज्य में? रोमन साम्राज्य में राज्य शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? कब किया गया? पहली शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा से पहली शताब्दी ईसवी में इस शब्द का प्रयोग किया गया। प्रयोग किसने किया? इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये रोमन विचारक मार्कस टूलियस सिसरो के नाम से आप जानते होंगे, शायद पूरा नाम नहीं पता हो। तो मार्कस टूलियस सिसरो के द्वारा एक शब्द का प्रयोग किया गया, और वह शब्द क्या था? उस शब्द का नाम था, वो रोमन भाषा का शब्द था, और उस रोमन भाषा के लिए दो शब्द थे, उनमें से एक शब्द था सिवितास। तो स्टेट के लिए कौन से शब्द? सिवितास या राज्य के लिए सिवितास शब्द का प्रयोग किया गया, जो आगे चलकर एक ऐसे शब्द के रूप में भी प्रयुक्त हुआ जिस शब्द को हम क्या कह सकते हैं? नागरिक समाज भी कह सकते हैं, सिविल सोसाइटी जिसको आप कहते हो। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा एक और शब्द का प्रयोग किया गया जिसे रिपब्लिक भी कहते हैं। तो मार्कस टूलियस सिसरो ने सिवितास वर्ड का यूज किया है स्टेट के लिए। पहली शताब्दी ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया गया। जब हम रोमन साम्राज्य की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही एक कबीला था, और उस कबीले का नाम क्या था? उस कबीले का नाम था ट्यूटोनिक कबीला। क्या नाम था? ट्यूटोनिक कबीला। और ट्यूटोनिक कबीला की जो लैंग्वेज थी उसको भी ट्यूटोनिक भाषा ही कहते हैं, ट्यूटोनिक भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। इस भाषा में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया गया, और राज्य के लिए इस शब्द का प्रयोग ट्यूटोनिक भाषा में स्टेट के नाम से ही किया गया, जिसे इंग्लिश में आप स्टेट कहते हैं। तो एक स्टेट शब्द का यूज किया गया, स्टेट जिसे कहा जाता है। ट्यूटोनिक कबीला लैंग्वेज में पहली बार इस वर्ड का यूज किया गया, जिसे हिंदी में राज्य कहते हैं और इंग्लिश में जिसे स्टेट्स कहते हैं। तो ये शब्द यहाँ से इमर्ज हुआ है। जब हम बात 13वीं और 14वीं शताब्दी की करते हैं तो ऐसे ही इटली के एक विचारक, कहाँ के? इटली की। इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप में पुनर्जागरण की स्थली के नाम से जाना जाता है। और इस श्रृंखला में वहाँ के विद्वान मैकियावली, जो कि एक राजनीति शास्त्री भी थे और कूटनीति के भी थे, उनका विशेष योगदान रहा। मैकियावली ने पहली बार इटली के एकीकरण के संदर्भ में राष्ट्र राज्य शब्दावली का प्रयोग किया। तो नेशन स्टेट जो आप कहते हैं, उस शब्द की शब्दावली का इजाद करने वाले कौन थे? निकोलो मैकियावली थे। मैकियावली ने राष्ट्र राज्य शब्दावली का इटली के एकीकरण के रूप में, अर्थात उस समय इटली छोटे छोटे 5 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था? 5 राज्यों में बटा हुआ था। और उन 5 राज्यों को, जिसमें वेल्स भी मुख्य राज्य था, एक करना मैकियावली का सपना था। इसलिए मैकियावली ने राष्ट्र राज्य की परिकल्पना की, शक्तिशाली राजतंत्र की परिकल्पना की, धर्म और राजनीति के पृथक्करण की बात कही। अब हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी में मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं कि अब जो वर्ड था वह वर्ड कैसे यूज किया गया। इस वर्ड को, जो बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है, मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के इस शब्द से, जिसको आप स्टेटस कहते हैं, इंग्लिश में एक शब्द का यूज किया गया है जिसको स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरह से राज्य जो शब्द है उसका इजाद हुआ है। और यही जो स्टेट है उसमें इटालिक भाषा में इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसे इटालिक भाषा में स्टेटों के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जिसे आप स्टेट कहते हैं उसको पहली बार डिफाइन करने वाले जो विद्वान थे, R.M. मैकाइवर के नाम से उसे जाना जाता है, जिन्होंने 13 परिभाषाओं के माध्यम से इस स्टेट को डिफाइन किया है। तो इस तरह से हमारा जो वर्ड, तीसरा वर्ड था स्टेट, जिसे राज्य कहते हैं, उसका इजाद हुआ है। और वर्तमान में जो 21वीं सदी के राज्य हैं, 21वीं सदी के जो राज्य हैं, उन राज्यों को क्या कहा जाता है? उन राज्यों को राष्ट्र राज्य के नाम से जाना जाता है। तो ये आज 3 पॉलिटिकल साइंस के छोटे छोटे शब्द थे जिनके बारे में हमने जाना, और वो शब्द थे देश,
दूसरा शब्द है राष्ट्र और तीसरा शब्द है राज्य। तो इस तरह से हमने राजनीति विज्ञान के शब्दार्थों में अग्रिम व्याख्यानों में जानेंगे। उसके बेसिक टर्म हैं तो मैं अल्फाबेटिकल नहीं चल रहा, जो मुख्य मुख्य टर्म है उनके बारे में बातचीत करेंगे। मार्क्सवाद के बारे में बातचीत करेंगे, साम्यवाद के बारे में बात करेंगे, वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सोशलिज्म क्या है, अनार्किज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, एनवायरमेंटलिज्म क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, लेजिटिमेसी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, सोशल सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम थ्योरी क्या है, इन गांधीवाद क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।